दुनिया के सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाले देशों में भारत का नाम आता है और जिस देश ने पिछले कई सालों में लाखों टन चीनी विदेश में बेची, आज उसी भारत को चीनी विदेश से मंगवानी पड़ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ चीनी की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एथेनॉल। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या सच में एथेनॉल की वजह से भारत में चीनी की कमी हो गई, या फिर ये कहानी इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? तो आज इस चीनी की पूरी कहानी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले एक रिसेंट की न्यूज है, उसी के बारे में बात करते हैं। 20 अगस्त को सरकार ने 10 लाख मैट्रिक टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दी है। और रॉ शुगर यानी वो चीनी जिसे अभी तक पूरी तरह रिफाइन नहीं किया गया है। अब इस रॉ शुगर को बाहर से भारत लाया जाएगा, फिर इसे रिफाइन किया जाएगा और उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जाएगा। और इसमें जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, आगे गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली और फिर शादियों का सीजन, यानी मिठाइयाँ ज्यादा बनेंगी और एफएमसीजी कंपनियों को चीनी ज्यादा चाहिए होगी। कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स में डिमांड बढ़ेगी और इसी बीच चीनी की कीमत भी बहुत तेजी से बढ़ी है। यानी सरकार को डर है कि आज भले ही चीनी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमें चीनी की सप्लाई आज से ही बढ़ानी होगी, नहीं तो आने वाले महीनों में चीनी की सप्लाई और डिमांड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गैप आया कहाँ से? और इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ सालों की चीनी की कहानी समझनी होगी। 2020-21 में भारत ने करीब 70 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की और फिर 2021 और 22 में ये आंकड़ा बढ़कर 120 लाख टन तक पहुंच गया। मतलब भारत के पास डोमेस्टिक कंजप्शन पूरी करने के बाद भी इतनी चीनी बच रही थी कि हम दुनिया को बेच रहे थे। लेकिन फिर कहानी बदलती है और 2022-23 में चीनी का एक्सपोर्ट करीब 63 लाख टन रह जाता है और फिर 2023 से 2025 तक एक्सपोर्ट्स बहुत कम रह गई। अब यहाँ पर एक गलती मत करना, एक्सपोर्ट कम होने का मतलब ये नहीं है कि चीनी बननी ही बंद हो गई। इसलिए अगला सवाल है कि आखिर प्रोडक्शन कितना हुआ। 2021-22 में भारत का शुगर प्रोडक्शन करीब 370 लाख टन था, 2022-23 में करीब 330 लाख टन, 2023-24 में करीब 320 लाख टन और 2024-25 में ये लगभग 260 लाख टन के आसपास आ गया। तो प्रोडक्शन में भी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आकर कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये सवाल जरूर होगा कि भारत में गन्ना तो बहुत ज्यादा होता है, फिर चीनी की कमी कैसे होगी? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, एथेनॉल की। गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती, बल्कि गन्ने का जूस, सिरप और मोलेसिस का यूज एथेनॉल बनाने में भी किया जा सकता है। मतलब जो किसान का गन्ना है वो एक रास्ते से चीनी की सप्लाई बढ़ा सकता है और दूसरे रास्ते से एथेनॉल प्रोडक्शन में जा सकता है। अब अगर ज्यादा गन्ना एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट होता है तो थ्योरेटिकली वही गन्ना अब चीनी बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो शुगर डाइवर्जन इक्विवेलेंट है वो भी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। 2020-21 में करीब 22 लाख टन, 2021-22 में करीब 36 लाख टन, 2022-23 में करीब 23 लाख टन, फिर 2023-24 में घटकर 24 लाख टन हो गया और 2024-25 में फिर से 34 लाख टन। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये कहना तो गलत होगा कि एथेनॉल के लिए ज्यादा से ज्यादा चीनी डाइवर्ट होती जा रही है। क्योंकि आंकड़ों में उतार चढ़ाव है, तो ये कहना भी गलत होगा कि एथेनॉल का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, क्योंकि आज गन्ने का एक मीनिंगफुल हिस्सा एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सप्लाई कुशन। मान लीजिए आपके घर में महीने में 10 किलो चीनी की जरूरत है और आज महीने के स्टार्टिंग में आपके पास 20 किलो चीनी है, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 10 किलो चीनी एक्स्ट्रा है। लेकिन वहीं अगर महीने की शुरुआत में आपके पास 11 किलो चीनी है, तो वही 10 किलो की कंजप्शन बहुत रिस्की हो जाती है। तो शुगर मार्केट में भी यही होता है। तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि इस साल कितनी चीनी पैदा हुई, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि पिछले सीजन से कितनी चीनी बची हुई है, और इसी को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और यही स्टॉक आपका सेफ्टी कुशन होता है। अब इंडिया में एक तरफ शुगर कंजप्शन बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन है उस पर भी प्रेशर आया है, और ओपनिंग स्टॉक का कुशन भी पहले जितना कंफर्टेबल नहीं रहा। ऐसे में एथेनॉल के लिए गन्ने का डाइवर्जन इस कुशन को और छोटा कर सकता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्योंकि एथेनॉल सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की स्टोरी नहीं है, भारत पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाना चाहता है। इसका मकसद है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम करना, फार्मर्स के लिए एक एडिशनल मार्केट बनाना और डोमेस्टिक बायोफ्यूल इकोसिस्टम को बढ़ाना। यानी सरकार के सामने दो गोल्स हैं, एक तरफ पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल और दूसरी तरफ डोमेस्टिक मार्केट में अफोर्डेबल शुगर। और प्रॉब्लम यहीं पर है, क्योंकि दोनों के लिए अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज चाहिए।
अब सरकार के सामने एक बैलेंसिंग एक्ट है। अगर ज्यादा गन्ना चीनी बनाने के लिए जाएगा तो मार्केट में शुगर सप्लाई बेहतर होगी, लेकिन जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ेगा। और अगर ज्यादा गन्ना एथेनॉल की तरफ जाएगा तो फ्यूल पॉलिसी को तो फायदा होगा, लेकिन जो शुगर सप्लाई का क्वेश्चन है वो और कमजोर हो सकता है। और इसी वजह से सरकार एथेनॉल के लिए शुगर केन डाइवर्जन को एडजस्ट करने जैसे ऑप्शंस पर विचार कर रही है। कुछ एस्टिमेट्स में ये भी सामने आया है कि डाइवर्जन को कम करने से करीब 30 लाख टन एडिशनल शुगर उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। मतलब एथेनॉल इस कहानी में विलन नहीं है, लेकिन वो इररिलेवेंट भी नहीं है। अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। भारत पहले भी शुगर इंपोर्ट करता रहा है, तो फिर इस बार 10 लाख टन का इंपोर्ट इतना बड़ा इशू क्यों बन गया? क्योंकि पहले कई इंपोर्ट्स का पर्पस अलग था। एडवांस अथॉरिटेशन की व्यवस्था में रॉ शुगर इंपोर्ट करके फिर उसे रिफाइन किया जाता था और फिर उस प्रोसेस्ड शुगर को एक्सपोर्ट करना होता था। यानी वो शुगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए नहीं होती थी, लेकिन अभी जो परमिशन दी गई है उसका पर्पस डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ाना है। अब वापस आते हैं असली सवाल पर। क्या एथेनॉल की वजह से भारत शुगर इंपोर्टर बन गया? मेरा जवाब होगा कि सिर्फ एथेनॉल की वजह से नहीं, और हाँ, एथेनॉल को इस पूरी कहानी से बाहर कर देना भी गलत होगा, क्योंकि असली कहानी कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की है। शुगर प्रोडक्शन में गिरावट, कई इलाकों में शुगर केन यील्ड पर प्रेशर, बढ़ती डोमेस्टिक कंजप्शन, कम होता ओपनिंग स्टॉक कुशन, एथेनॉल के लिए शुगर केन डाइवर्जन, और सामने आता फेस्टिवल और वेडिंग सीजन। इन सबको एक साथ रखेंगे तब समझ आएगा कि सरकार को अचानक 10 लाख टन शुगर इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बड़ा सवाल जरूर निकलता है। अगर आने वाले कई सालों में भारत एथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ाना चाहता है और दूसरी तरफ अगर भारत की शुगर कंजप्शन भी बढ़ती रहेगी, तो क्या सिर्फ गन्ने पर निर्भर रहकर इन दोनों टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है? या तो हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, या फिर नए फीड स्टॉक से एथेनॉल बनाना होगा, या तो शुगर रिकवरी इंप्रूव करनी होगी, या फिर सरकार को हर साल ये डिसाइड करना होगा कि इस सीजन में ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी, शुगर को या एथेनॉल को। क्योंकि आज मामला सिर्फ चीनी की कीमत का नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि भारत अपने गन्ने का इस्तेमाल फूड सिक्योरिटी या एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के बीच बैलेंस कैसे करेगा। और शायद आने वाले कुछ सालों में यही बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। अब आप बताइए, क्या भारत को एथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, फिर चाहे इसकी वजह से शुगर सप्लाई पर प्रेशर आए, या फिर पहले डोमेस्टिक शुगर सिक्योरिटी? अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।